छत्रपति संभाजी 13 दिसंबर 1678 को संभाजी ने पिता शिवाजी को हैरान करने वाला कदम उठाया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी सिर्फ 2 साल के थे जब सन 1673 में उनकी मां का निधन हो गया था। वो अपने पिता शिवाजी और दादी जीजाबाई की देखरेख में बड़े हुए थे। जब उनके पिता शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में कैद किया था तो वो उनके साथ थे। जब वो वहां बच निकलने में कामयाब हुए थे तब भी वो उनके साथ थे। शिवाजी ने उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक नियुक्त किए थे। शुरू से ही संस्कृत भाषा में उनकी रुचि थी जिसमें उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। सन 1670 के बाद से शिवाजी ने उन्हें महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में लगाना शुरू कर दिया था। जब शिवाजी राजा बन गए थे तो स्वाभाविक रूप से संभाजी को उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाने लगा था। लेकिन इसी बीच शिवाजी के परिवार में एक क्लेश जन्म ले रहा था। वैभव पुरंदरे अपनी किताब शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग में लिखते हैं, शिवाजी की सबसे बड़ी पत्नी सोयराबाई ने 24 फरवरी 1670 को एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम राजा राम रखा गया था। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय उसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी, लेकिन सोयराबाई चाहती थीं कि संभाजी की जगह उनके पुत्र को शिवाजी का उत्तराधिकारी बनाया जाए। वो लिखते हैं, शिवाजी के सिर्फ ये 2 पुत्र थे, हालांकि उन्होंने 8 शादियां की थीं। इनमें में से बहुत सी शादियां राजनीतिक उद्देश्यों से की गई थीं। उनकी 6 बेटियां भी थीं जिनकी प्रतिष्ठित मराठा परिवारों में शादियां हुई थीं। जब सन 1674 के शुरू में शिवाजी 1 महीने के लिए गंभीर रूप से बीमार पड़े तब दक्षिण के कुछ हलकों में ये अफवाह फैल गई कि उनका निधन हो गया है। लगभग इसी समय शिवाजी के परिवार में उठ रहे गंभीर मतभेदों की खबर भी चारों ओर फैलने लगी। इसी दौरान संभाजी के कथित बुरे आचरण की खबरों को भी बल मिलने लगा। सन 1674 में शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद से ये खबरें ज्यादा आने लगीं और उनको फैलाने में उनकी सौतेली मां सोयराबाई का हाथ था, ताकि संभाजी को लोगों की नजरों में गिराया जा सके। ये बात सच थी कि शिवाजी के परिवार में तनाव उभरने शुरू हो गए थे और संभाजी परिवार में अपनी स्थिति और जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही थीं बहुत असंतुष्ट थे। सन 1674 में ही उनकी सबसे बड़ी समर्थक उनकी दादी जीजाबाई का भी निधन हो गया था। 13 दिसंबर 1678 को संभाजी ने ऐसा कदम उठाया जिसने उनके पिता को आहत और चकित कर दिया था। वो सतारा छोड़कर पेड़गांव चले गए जहां उन्होंने मुगलों के गवर्नर दिलेर खान का हाथ थाम लिया था। उस समय उनकी उम्र 21 साल थी। उस समय के उपलब्ध साक्ष्य इस बात पर रोशनी नहीं डालते कि संभाजी का शिवाजी का साथ छोड़ने का कारण क्या था। दिलेर खान की अनुभवी आंखें ने युवा राजकुमार के चेहरे पर आ रहे दुख के भावों को पढ़ लिया। उसने संभाजी को दिलासा देते हुए कहा, तुम्हारे भाई दिलेर को पूरा अंदाजा है कि रायगढ़ में किस तरह तुम्हारा अपमान किया गया है। हाथी पर सवार संभाजी जब बहादुरगढ़ के किले में घुसे तो वहां मौजूद लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन इसके बावजूद संभाजी अपने आप को सहज नहीं पा रहे थे। दिलेर खान संभाजी से उम्र में 40 साल बड़ा था, लेकिन वह युवा राजकुमार के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार कर रहा था। दिलेर खान ने 1669 में भूपलगढ़ किले पर हमला कर कब्जा कर लिया, तब संभाजी उसके साथ थे। मुगलों के लिए संभाजी को अपनी तरफ करना एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन जल्द ही उनके दिलेर खान से भी मतभेद होने शुरू हो गए थे। जब अप्रैल 1669 में दिलेर खान ने भूपलगढ़ किले पर हमला कर कब्जा कर लिया तो संभाजी उसके साथ थे। दिलेर खान ने किले और स्थानीय गांव के लोगों के साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया। जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, दिलेर खान ने किले में जीवित बचे 700 लोगों का एक हाथ कटवा कर उन्हें छोड़ दिया और गांव में रहने वाले लोगों को अपना गुलाम बना लिया। दिलेर खान ने आदिल शाही के खिलाफ भी अपना अभियान चलाया और आदिल शाही के जनरल सिद्दी मसूद ने बीजापुर की रक्षा के लिए शिवाजी से सहायता मांगी। सेतु माधव राव पगाड़ी अपनी किताब छत्रपति शिवाजी में लिखते हैं, शिवाजी ने तुरंत 10,000 घुड़सवार और अनाजों से लदी हुई 10,000 बैलगाड़ियां भेजीं और दबाव कम करने के लिए मुगल इलाके जालना पर हमला बोलकर उस पर कब्जा कर लिया। वो आगे लिखते हैं, नतीजा हुआ कि दिलेर खान ने बीजापुर की घेराबंदी तोड़ दी। लौटते समय दिलेर खान ने टिकोटा कस्बे पर हमला बोलकर
कस्बे के 3,000 आम नागरिकों को बंदी बना लिया। इसके बाद वो अठानी गया, जहां उसने वहां की जनता पर और जुल्म ढाए। शिवाजी की उदार लोकनीति में पले बढ़े संभाजी को दिलेर खान का आम नागरिकों के प्रति क्रूरता का व्यवहार पसंद नहीं आया। उन्हें यह एहसास हो गया कि उनका मुगलों से साथ लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। शिवाजी और संभाजी के बीच की दरार आखिरी समय तक समाप्त नहीं हुई। 20 नवंबर 1669 को संभाजी अपनी पत्नी यशुबाई के साथ मुगल शिविर से भाग निकले। उनकी पत्नी ने पुरुषों का वेश बनाया हुआ था। उनके साथ 10 सैनिक थे। घोड़े की सवारी करते हुए वो अगले दिन बीजापुर पहुंचे, जहां मसूद ने उनका स्वागत किया। 4 दिसंबर को वो पन्हला पहुंचे, जहां पिता पुत्र की मुलाकात हुई। शिवाजी उनसे गर्मजोशी से मिले, लेकिन पिता पुत्र के बीच की दरार आखिरी समय तक समाप्त नहीं हुई। करीब 1 वर्ष तक चले संभाजी के विद्रोह ने मराठा साम्राज्य में खासी उथल-पुथल पैदा कर दी थी। इस मुलाकात के बाद भी शिवाजी के उत्तराधिकार का मसला नहीं सुलझा। कृष्णाजी अनंत सभासाद शिवाजी की जीवनी सभासाद बखर में लिखते हैं, मुझे इस बात का अंदाजा है कि तुम एक अलग राज्य बनाने के बारे में सोच रहे हो। मेरे 2 बेटे हैं, तुम संभाजी और राजाराम। मैं अपना साम्राज्य 2 भागों में विभाजित करूंगा। मेरे राज्य के 2 हिस्से हैं, एक तुंगभद्र से कावेरी तक और दूसरा तुंगभद्र के दूसरी ओर, जो गोदावरी नदी तक जाता है। मैं तुम्हें कर्नाटक का इलाका देता हूं और बाकी इलाका राजाराम को पटके है। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का देहावसान हो गया। उस समय उन्होंने अपने जीवन के 33 वर्ष भी पूरे नहीं किए थे। जब शिवाजी मृत्युशैया पर थे, संभाजी को इसके बारे में सूचना नहीं दी गई। डेनिस किनकेड शिवाजी की जीवनी में लिखते हैं, जब संभाजी को शिवाजी की बीमारी के बारे में पता चला तो वो अपने ऊंट पर पन्हला से रायगढ़ के लिए तुरंत रवाना हो गए। गर्म मौसम में दिन रात चलते हुए वो रायगढ़ के किले पहुंचे, लेकिन तब तक उनके पिता का निधन हो चुका था। गुस्से में उन्होंने अपने ऊंट का सिर काट दिया। बाद में उन्होंने आदेश दिया कि उसी स्थान पर बिना सिर के ऊंट की एक मूर्ति बनाई जाए। संभाजी शिवाजी के उत्तराधिकारी बने। राजा बनने के 1 साल बाद उन्होंने अपनी सौतेली मां सोयराबाई को मौत की सजा सुनाई। उन पर अपने पति शिवाजी को जहर देने का आरोप लगाया गया। संभवतः ये एक झूठा बहाना था, क्योंकि संभाजी अपनी सौतेली मां से अपने बेटे को शिवाजी का उत्तराधिकारी बनाने के प्रयासों का बदला लेना चाहते थे। सन 1681 से 1682 के बीच औरंगजेब ने अपना दक्षिण भारत का अभियान शुरू कर सभी चुनौतियों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। उसने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा कर वहां के राजाओं को बंदी बना लिया। सन 1659 में रत्नागिरी में संगमेश्वर में संभाजी को भी बंदी बना लिया गया। विश्वास पाटिल लिखते हैं, संभाजी को बहादुरगढ़ के मुगल शिविर में ले जाया गया और औरंगजेब के आदेश पर पूरे शहर में उनकी परेड कराई गई। संभाजी को विदूषक के कपड़े पहनाए गए। वो आगे लिखते हैं, एक जमाने में सोने के सिंहासन पर बैठने वाले संभाजी को मामूली अपराधी की तरह एक दुबले पतले ऊंट पर बैठाया गया। उनके सिर पर कैदियों के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली लकड़ी की टोपी पहनाई गई। उनके हाथ को ऊपर उठाकर लकड़ी के तख्ते से बांध दिया गया। उनकी गर्दन को भी लकड़ी के तख्ते से जकड़ दिया गया ताकि वो इधर उधर न देख सकें। धीरे धीरे ये जुलूस दीवाने खास तक पहुंचा। अपनी खौशी पर नियंत्रण करने में असमर्थ औरंगजेब अपना आसन छोड़कर खड़ा हो गया। जदुनाथ सरकार लिखते हैं, जैसे ही औरंगजेब ने शिवाजी के बेटे को बंदी के रूप में अपने सामने आते देखा, मुगल बादशाह सजदे में जमीन पर झुक गया। संभाजी से औरंगजेब के सामने सिर झुकने के लिए कहा गया, लेकिन संभाजी ने ऐसा करने से इनकार करते हुए औरंगजेब को घूरना शुरू कर दिया। औरंगजेब ने उसी रात संभाजी की आंखें निकालने का आदेश दे दिया। इस प्रकरण का विवरण देते हुए डेनिस किनकेड लिखते हैं, औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश दिया, लेकिन संभाजी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
औरंगजेब के आदेश पर उनकी जुबान खींच ली गई। इसके बाद उनके सामने बादशाह का प्रस्ताव फिर दोहराया गया। संभाजी ने एक कागज मंगवाया और उस पर अपना जवाब लिखा, बिल्कुल नहीं, अगर बादशाह अपनी बेटी भी मुझे दे तब भी नहीं। अंधा किए जाने के 15 दिनों बाद तक औरंगजेब के आदेश पर शिवाजी के बेटे को यातनाएं दी जाती रहीं। 11 मार्च 1679 को एक एक करके संभाजी के सारे अंग काट दिए गए और अंत में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। नमन है, नमन है ऐसे शूरवीर को जो मरते मर गया, पर उसने अपना सिर्फ नहीं झुकाया। वह एक रियल सुपर हीरो थे।